आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आर्म्स एंड द मैन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन पढ़ेंगे। तो आर्म्स एंड द मैन आप लोगों को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है ये प्ले क्या है। और प्रणाम, खुश रहिए सभी लोग, बहुत खुश रहिए। प्रणाम, बड़ा अच्छा लगता है मुझे प्रणाम सुनकर। अच्छा, और हाँ भाई, आर्म्स एंड द मैन आप लोगों ने पढ़ी है इससे पहले? आर्म्स एंड द मैन ये क्लास YouTube पर भी जा रही है हमारी। भाई YouTube वालों, ये हमारी लाइव क्लास है। तो ये जो है, ये जिससे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये पढ़ रहे हैं और आप वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। तो ये हमारा ऐसी ही क्लास में हमारी पहले प्रणाम चलती है, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं और उसमें, है ना, पढ़िए। चलो ये बताओ, आर्म्स एंड, ये बताओ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है इसमें उन्होंने मजाक किस चीज़ का बताया? इसमें जॉब कुमकुम कह रही है प्रणाम जी। ये बताओ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसमें किस किस चीज का मजाक उड़ाया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मेड फन ऑफ वॉर एंड लव। प्यार और लव का जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसमें मजाक उड़ाया है। ठीक है, वॉर एंड लव का। ठीक है, हाँ जी, वॉर एंड लव का जो है उसमें बनाया है कि वॉर इज अ शैम, धोखा है, और प्रेम जो है वो भी झूठ है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में हम पहले चीजें थोड़ा सा जान लेते हैं जो आपके नोट्स हैं उनमें से, और फिर मैं आपको जो प्ले की कहानी सुनाऊंगी, दैट विल बी, जो मैं कहानी है वो मैं अपने आप से सुनाऊंगी। और जो है वो कहानी जब सुनाऊंगी तो उस समय मैं यहाँ पर कुछ चीज नहीं चलाऊंगी, मैं चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वेल बिफोर 94 की एज में उनकी डेथ हुई थी। वॉज मैन ऑफ द सेंचुरी। और वो जो है ना डबलिन में, आयरलैंड में, ही वॉज एन आयरिश। वो डबलिन में, आयरलैंड में पैदा हुए थे 1950 में, नवंबर 2। और उनका जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ना, उनके ये देखिए कि लंदन पब्लिशिंग फर्म ब्रॉड स्पेस इन द टाइम्स टू वॉइस इट्स ग्रीटिंग। उनके 90th बर्थडे पे हेल टू दी ब्लेडी स्पिरिट कहा गया था उन्हें। ये शैले की लाइन्स हैं। शॉ जो हैं वो अपने परिवार के तीसरे, हाँ आर्मी में तीसरे जो हैं वो बेटे थे, जिन्हें उन्होंने कहा शैबी बट जेंटील। उन्होंने खुद को ही कहा है कि मैं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ मगर फिर भी ठीक था, और थोड़ा सा गंदा था मगर ठीक था। उनके जो फादर थे जॉर्ज कैरशो शॉ, वो एक सिविल सर्वेंट थे एंड बाद में वो एक मर्चेंट बन गए थे जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। हालांकि उनके फादर एक बहुत बड़े अल्कोहलिक थे। और अपने फादर से ही शॉ ने एक हंसी मजाक का गिफ्ट लिया था, जो मैंने अभी तुम्हें बताया भी था। ये नहीं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये जो है, अब इन्होंने जो है ये माने जाते थे कि इन्होंने बिल्कुल अपने फादर की तरह ही इनकी कॉमिक गिफ्ट इन्होंने प्राप्त करा। और इनकी मदर का नाम था ल्यूसिंडा, और ये एक गिफ्टेड सिंगर एंड म्यूजिक टीचर थी। और उनकी ये कहते हैं कि ये इनकी मदर से इन्होंने म्यूजिक के लिए पैशन जो है वो उन्होंने ग्रास्प किया था। शॉ उन शॉ को ये मानना था कि दैट हु वाज टू इंसिस्ट कि जितनी भी आर्ट वर्क हैं वो डिडैक्टिक होनी चाहिए, यानी कि शिक्षाप्रद होनी चाहिए। और वो अपने आप को एक टीचर मानते थे। हालांकि उनके नज़र में टीचर्स की कोई इज्जत नहीं थी। उनके जो अंकल थे रेवरेंड जॉर्ज कैरल, उन्होंने उन्हें पढ़ाया था। एट द एज ऑफ 10 वो वेस्लिन कनेक्शन स्कूल डबलिन में ही पढ़े थे। और उनको ना एक चीज़ है, उनको पढ़ाई से सख्त नफरत थी और उन्होंने कुछ नहीं सीखा। देख रहे हो तुम, पढ़ाई से उनको सख्त चिढ़ थी और उन्होंने कुछ नहीं सीखा। ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों? पढ़ाई से उनको सख्त चिढ़ क्यों थी? हमारे जैसे थे? नहीं, तुम तो अब पढ़ने लगे जब से तुम्हें मैं मिली। देखो एक चीज, बात पता है क्या? इफ यू लव योर सब्जेक्ट, इफ नहीं, उनके अंकल ने उन्हें पढ़ाया था, इफ यू लव योर सब्जेक्ट, इफ योर टीचर इज गुड, देन ऑब्वियसली यू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे भाई थे। यू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट एंड द मोमेंट यू लूज इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट, यू लूज दैट सब्जेक्ट टू। आप उस सब्जेक्ट को भी जो है ना,
नहीं, उनका मानना था वो पढ़ाई, उनका नजर में स्कूल टीचर्स की उनकी कोई वो नहीं थी। जब वो पढ़ते उन्होंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो स्कूल टीचर्स हैं उनके बचपन से उनके मन में ये चीज़ थी, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट स्कूल टीचर्स, क्योंकि जब से आप मिली हो सच में प्यार हो गया है। ये एक न्यूज़पेपर ने कहा था उनके लिए, ये एक न्यूज़पेपर ने कहा था उनके लिए, ठीक है, एक न्यूज़पेपर ने। तो उन्होंने अब क्या हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा, और बाय द एज ऑफ 10 ही हैड सैचुरेटेड हिमसेल्फ इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड आल्सो इन द बाइबल। लेकिन 10 साल की एज में उन्होंने खुद को डुबो लिया, किस में? उन्होंने खुद को डुबो लिया शेक्सपियर के वर्क्स में, और बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। सही करा, उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी और उन्होंने जो है शेक्सपियर के वर्क्स में अपने आप को डुबो लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, A depleted family exchequer led Shaw to accept employment. Depleted family exchequer का मतलब होता है जो ट्रेजरी में काम करते हैं, यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं खजांची, जो उसमें काम करते हैं, ट्रेजरी में काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है। जब से आप मिली, कुछ सच्ची में आप कहाँ थी मैम, काश पहले मिली होती। ठीक है चलो, एक फैमिली बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये है। बस मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि आपका जो आपके सपना है वो जरूर पूरा हो। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज प्रे फॉर माई स्टूडेंट्स। जो ट्रेजरी में काम करने वाले ने शॉ को क्लर्क के रूप में काम करने के लिए उनसे कहा जब वो 16 ईयर्स ओल्ड थे। हालांकि वो बहुत दुखी थे, लेकिन वो बनना चाहते थे राइटर। 5 साल बाद उन्होंने अपनी सर्विस से रिजाइन कर दिया और अपनी मदर को ज्वाइन कर लिया, जो उस समय लंदन में पढ़ा रही थी, लंदन में म्यूजिक सिखा रही थी। ये ईयर था 1876। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स उनकी मदर ने ही उनको सपोर्ट करा और उन्होंने अपने आप को ऑथर बनाने पर प्रयास करा। उसके बीच में उनके 5 नॉवेल्स आए 1879 से 1883। 1879 में शॉ को एक एम्प्लॉयमेंट जो है एक फर्म में मिला जो एडिसन के टेलीफोन को प्रमोट कर रही थी। 1879 में शॉ का और सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि उन्होंने जेनेटिकल सोसाइटी ज्वाइन करी, अ डिबेटिंग क्लब, और जिसमें मीटिंग हुआ करती थी सितंबर में। और ही लिसन स्पेलबाउंड टू हेनरी जॉर्ज, जो कि एक एन एपोस्टल ऑफ लैंड नेशनलाइजेशन। इतना इसको कुछ जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं जो इनके वो उसमें वर्क है। एक इनका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इब्सन, जिन्होंने लिखी है डॉल्स हाउस। शॉ की एक बहुत ही फेमस बुक है द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म। द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म, ये शॉ की बहुत फेमस वर्क है, द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सन। इब्सन को इंग्लैंड में फेमस बनाने वाले कौन है? शॉ। ठीक है, वी लव यू मैम, थैंक यू, आई लव यू टू। आपको ज्वाइन करके मैम मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ करने की श्योरिटी आई है। अरे यार बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात कही प्रियंका तुमने। ये तो अगर ऐसा है तो मैं इस बात से आई एम हाईली ओब्लाइज्ड। ठीक है, I2 बोल, नहीं तो लगाऊंगी चौटा भी खींच के, I2 बोल। ठीक है, अब ये देखो द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सन, ये इनका जो एक वर्क है द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सन। बस मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, फिर ये व्हाइट वाला वो बेस हटाऊंगी और आप लोगों को ग्रीन वाले बेस पर आर्म्स एंड द मैन की कहानी सुनाऊंगी। द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सन, ये वर्क आया था 1891 में। इसमें उन्होंने इब्सन को फेमस बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हम यहां से ये देख रहे हैं, ये जो मुझे इसमें आपको बताना है, एक्चुअली इसमें ना आलतू फालतू की डिटेल्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इसीलिए मैं इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा कुछ पॉइंट्स जो है वो बता रही हूँ। जरा वो देख लीजिएगा कि शॉ जो है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 प्राइज मिले थे। चलिए हम उसके बारे में बताती हूँ। देखिए,
Shaw got Nobel Prize is 1925. ये थोड़ा सा चीजें नोट कर लीजिएगा। क्विंटीसेंस का भी मीनिंग बता रही हूँ अभी क्या मतलब है। सॉरी किस लिए कह रही? अच्छा इसलिए। चलो चलो ये एक मिनट कुछ पॉइंट्स है वो लिखवा रही हूँ। शॉ गॉट नोबेल प्राइज इन 1925 और इसमें जो मुझे बता रहा था वो ये था, शॉ इज द ओनली पर्सन टू विन नोबेल एंड ऑस्कर। देखो नोबेल एंड ऑस्कर, ऑस्कर मिला था इन्हें 1938 में, ठीक है। अब ये इसको यहां पर मैं बता रही हूं, देखिए नोबेल जो इन्हें मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें सेंट जॉन के लिए, नोबेल प्राइज मिला था सेंट जॉन के लिए, अपने वर्क सेंट जॉन के लिए, और जो ऑस्कर मिला था वो मिला था पिग्मेलियन के लिए। लिख लो भैया। पिग्मेलियन के लिए इनको मिला था ऑस्कर और नोबेल मिला था सेंट जॉन के लिए। हाँ ऐसे ही होता है, बिना पढ़े ही जो है ठीक है। नमस्ते। और यहां तक ये लिख लेना, ये भाई ये पिग्मेलियन आया था 1938 में और ये आया था 1925 में, इनको इसके लिए ऑस्कर मिला था सेंट जॉन के लिए। लोग लिखा ऊपर देख ले बावली नेहा। नहीं नोबेल प्राइज मिला था 1925 में नोबेल मिला था और ऑस्कर मिला था 1938 में। देख तो लो बावलो, ऑस्कर मिला था, पिग्मेलियन पे मूवी बनी थी ना इनकी, पिग्मेलियन पे मूवी बनी है इनकी। पिग्मेलियन वाली तो बहुत बढ़िया कहानी है, मुझे बहुत पसंद है वो वाला तो। और उन्होंने नोबेल प्राइज एक्सेप्ट करा था, ऑस्कर एक्सेप्ट भी नहीं करा था। बहुत सन की बुद्धि के इंसान थे वो, ऑस्कर एक्सेप्ट भी नहीं करा, वो उन्होंने ऑस्कर एक्सेप्ट नहीं करा था, उन्होंने कहा था यूं ही दे दो। और नोबेल भी अपनी वाइफ के कहने पे एक्सेप्ट करा था और उसके बाद भी जो उसकी प्राइज मनी थी वो उन्होंने कहा था उभरते हुए जो कलाकार हैं उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। इतने नाक व स्वैग था उनका अपना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। दिस इज दिस इज वी कॉल स्वैग। क्या राइटर थे यार, बिल्कुल ही है ना। तो सेंट जॉन के लिए उनको नोबेल मिला है एंड पिग्मेलियन 1938 में उन्हें ऑस्कर। यहां तक नोट डाउन कर लिया हो तो बताओ, हैव यू नोटेड डाउन? वाइफ की बहुत चलती है सबकी, सही कह रही है तू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना, जो हमें आर्म्स एंड द मैन के बारे में देखना है वो देख लीजिए, हमें तो बाकी चीजों के बारे में इतना नहीं देखना। इसमें आर्म्स एंड द मैन है, 3 एक्ट कॉमेडी है, इट्स अ 3 एक्ट कॉमेडी। First produced on April 21, 1894। देखो 94 का 4 कहाँ भाग गया मेरा। At the Avenue Theatre,
Next one is its title has been taken from Latin poet Enniad's Latin poet Virgil's Aeneid। क्या है जी इसका वो देख लीजिए, ये ध्यान से लिखिएगा, ये लैटिन में ही लिखा हुआ है, आर्मा विरम क्यू कैनो, और इसका मतलब है आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, यहां तक लिख लो भाई। एवेन्यू थिएटर, देखो भाई राइटर का जो बेसिकली इसमें पूछा जाएगा ना, वो इसमें इतना वो नहीं है, क्योंकि इनमें ना वर्क्स मेंशन करे हैं। राइटर्स के जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं वो ये है, वो कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, उनको नोबेल प्राइज कब मिला, उनको अगर कोई और जैसे इंडियन राइटर है तो साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, कोई सा कोई वर्क होगा जो जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला होगा वो पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें आलतू फालतू चीजें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि इसमें वर्क स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं, तो उन्हीं से संबंधित। अब आपसे इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ राइटर का ज्यादा राइटर के बारे में ये टीजीटी की तरह नहीं है कि आपको राइटर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है चीजें, आपको केवल इतना जानना है, जो मोटी मोटी चीजें हैं वो जानना, भाई नोबेल कब मिला और ऑस्कर कब मिला या ये कब मिला, कौन से वर्क के लिए मिला, दैट व्हाट यू हैव टू नो। बाकी आपको वर्क के बारे में ज्यादा जानना, जैसे मैंने अब आपको बताया कि आर्म्स एंड द मैन एक 3 एक्ट कॉमेडी है। सबसे पहली बार जो वो प्रोड्यूस करी गई थी अप्रैल 21, 1894 में एवेन्यू थिएटर लंदन में जो है उसको जो है उस लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया गया था। इसका जो टाइटल है वो वर्जिल की पोएम से लिया गया है। ये एक लैटिन कोटेशन है, आर्मा विरम क्यू कैनो, जिसका मतलब है आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। ये टाइटल जो है वो वर्जिल के पोएम से लिया गया, वर्जिल के वर्क से लिया, पोएम एनियड से लिया गया है, जो कि एक सेकेंडरी एपिक है, आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। नहीं, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी पंचायत ना करा करो। ये सब ये उसके बाद तुम कहोगे गर्लफ्रेंड भी याद कर लें और वो भी याद कर लें, प्लीज ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दे रखा वो पढ़ लो, है ना। तुम दिमाग तुम्हारा कितना बड़ा है मुझे सब पता है, तो प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। हाँ जी, ये एपिक है भाई, इट्स एन एपिक, और यहां तक ये हो गया है ना। That is G.B. Shaw got Nobel Prize and he was the only person, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल और ऑस्कर दोनों मिला है। पिग्मेलियन पर उनकी एक इस पेपर आधारित जो है वो एक मूवी बनी है, माय फेयर लेडी है उसका नाम, पिग्मेलियन का जो जिस पे इस पे बहुत फेमस मूवी है, आई थिंक तुमने इसका नाम सुन रखा होगा, माय फेयर लेडी है ना। माय फेयर लेडी का नाम सुना होगा तुमने, इसी पर बनी है वो जो पिक्चर है, वो इसी पर बनी हुई है, पिग्मेलियन पर है। तो उसमें क्या होता है कि ये कुछ स्टोरी उसी तरीके की है कि एक किंग होता है, वो अब एक मूर्ति बनाता है एंड ही फॉल इन लव विद दैट जो है उसके इस तरीके से है। तो वो इसमें दिखा एक प्रोफेसर है, वो एक बिल्कुल गांव देहात की लड़की को, वो फूल बेचने वाली को तराशता है। तो कुछ इसी तरीके की है, मैंने पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ। तो ये जो है ये कहानी है। तो ये माय फेयर लेडी जो है इस पे बनी है, मतलब उनका जो वर्क है उसका नाम है पिग्मेलियन, और उस पर जो मूवी बनी है दैट इज माय फेयर लेडी, और उसके लिए उन्हें ऑस्कर प्राइज मिला है। माय फेयर लेडी, दैट्स माय फेयर लेडी, देखना उसमें इंग्लिश मूवी है माय फेयर लेडी। नहीं, आर्म्स एंड द मैन इज अ ड्रामा, इट्स अ ड्रामा, 3 एक्ट जो है ये एक 3 एक्ट प्ले है। हाँ, प्रोफेसर हिगिंस वाली, बिल्कुल जो है ये, हाँ जी। तो ये देखना, ये अच्छी है मूवी, बहुत बढ़िया है ये वाली। तो उसमें अब मैं आप लोगों को जो कहानी जो आर्म्स एंड द मैन की, आर यू रेडी फॉर द स्टोरी नाउ?
अब हम लोग जो है थोड़ा सा कैरेक्टर्स जो है देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टोरी जो है वो शुरू कर रहे हैं। कैरेक्टर्स एंड नाउ द स्टोरी बिगिंस। कैरेक्टर्स लेते जाते हैं और उसके बाद स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत ध्यान से स्टोरी सुनना, हालांकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको वैसे ही याद हो जाएगी है। रायना पेटकॉफ हीरोइन। तो हमारे जो है वो कैरेक्टर्स शुरू होते हैं। आपके नोट्स में ये सारे कैरेक्टर्स वगैरह मैंने तो अब दे रखे हैं, ये तो मैं अपने पढ़ाने के लिए करती हूँ। 23 year old, Blunt Shelley, 34 years old, professional soldier, Luca, maid servant, Major Sergius, Raina's fiance, चलो पहले इन्हीं कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। एक मिनट, नहीं 1894 में, ये 89 मैंने आपको लिखवाया 1894 का प्ले है ये। 1894 में ये प्ले हुआ था। ये 18 सबसे पहले 1894 में द एवेन्यू 1894 में एवेन्यू थिएटर में हुआ था। ठीक है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। इसका जो जॉनरा है वो है एंटी रोमांटिक कॉमेडी। साइड हो गई मैं, इसका जॉनरा है एंटी रोमांटिक कॉमेडी है ये। चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। शुरू करूं भाई कहानी? चलिए कहानी शुरू कर रहे हैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी शुरू होती है रात के समय। रात के समय कहानी शुरू होती है और कहानी है बुल्गारिया से शुरू होती है। रात का समय है, बुल्गारिया से कहानी शुरू होती है। और कहानी कहाँ से शुरुआत होती है? रायना का बेडरूम दिखाते हैं। रायना का बेडरूम दिखाते हैं दिसंबर की रायना का बेडरूम दिखाया जाता है बुल्गारिया में। और बुल्गारिया जो है वो एक छोटा सा जगह है जो कि ड्रैगोमैन पास के पास है बुल्गारिया। और ये जो कहानी है नवंबर की, नवंबर 1885 की ये कहानी है। याद रखिएगा नवंबर 1885 की ये कहानी है। और रैना अपने जो है वो अपने बेडरूम से उसको पहाड़ों की चोटियां, बाल्कन्स जो हैं वो दिख रहे हैं, यानी कि जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो उसे दिख रही हैं। और इस समय युद्ध चल रहा है, बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में युद्ध चल रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो फिर दोबारा से बता देती हूँ। ये कहानी शुरू होती है रात में, नवंबर 1885 में। का युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में। और रैना जो है वो अपने रूम में है और वो उसको वहां से सामने से पहाड़ की चोटियां यानी कि बाल्कन्स जो है वो नजर आ रहे हैं। रैना एक बहुत ही रोमांटिक, जैसी होती हैं 22-23 साल की लड़कियां बाबू शोना टाइप्स, वैसी जो है वो बहुत ही रोमांटिक लड़की है। आगे आपने पढ़ तो रखा ही है, फिर भी मेरा पढ़ाने का तरीका अलग ही है। तभी रायना का जो फादर है मेजर पेटकॉफ और रायना का जो फियोंसे है उसका नाम है मेजर सर्जियस। रायना का जो फियोंसे है मेजर सर्जियस, ये युद्ध में गए हुए हैं। बुल्गारिया और सर्बिया में भी जो युद्ध चल रहा है। और रायना जो है ना बड़ी रोमांटिक गर्ल है। वो सर्जियस का पोर्ट्रेट अपने हाथ में उठाती है, देख रहे हैं आप, पोर्ट्रेट उठाती है और उसे किस करती है। बिल्कुल जिसकी एंगेजमेंट हो गई हो, याद करो जब एंगेजमेंट हो जाती है तो वो अपने उसको जो है पोर्ट्रेट को सर्जियस इज अ हैंडसम मैन, उसके पोर्ट्रेट को किस करती है, उसकी फोटो को। और तभी एक धमाका, मतलब एक होता है, एक भगोड़ा सैनिक उसके रूम में आ जाता है, रैना के रूम में आ जाता है। अब वो जो है ना उसके
पीछे बुल्गारियन सोल्जर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और इस आदमी का नाम, हालांकि एक्ट 1 में इसका नाम बताया नहीं गया है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर ही उसे कहा जाता है, उसका नाम है ब्लंटशली। और वो उसका नाम जो है फर्स्ट एक्ट में बिल्कुल भी बताया नहीं गया, और वो जो है ना अपनी गन पॉइंट पे रायना से कहता है मुझे शेल्टर दो, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे शेल्टर दो। अब वो कहता है कि मैं जो है वो एक मर्सिनरी सोल्जर हूँ, यानी कि मैं हूँ तो स्विस, लेकिन मैं जो है वो यहाँ पर जो है लड़ रहा हूँ, सर्बिया की तरफ से जो है मैं लड़ रहा हूँ, और मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। तो रायना जो है ना उसे पसंद नहीं करती शुरू में, और वो जो है ना क्योंकि उससे कहती है कि तुम प्रोफेशनल सोल्जर हो, सोल्जर्स भी प्रोफेशनल होते हैं, सोल्जर्स का मतलब होता है लड़ाई, का मतलब होता है देश के लिए जान देना, देश के लिए मरना। वो कहता है रुको, मैं तुम्हें सब युद्ध की सच्चाई बताता हूँ। वो कहता है, रायना कहती है, वो जब रायना ये सब कह रही होती है तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। अब रायना का कैरेक्टर देखिए, उसे ढूंढने के लिए बुल्गारियन आर्मी के जो सैनिक हैं वो आते हैं, मगर रायना जो है उसे बचा लेती है। बताती नहीं है कि उसके कमरे में जो एक वो भगोड़ा जो है वो आया है भागकर, और वो उसे बचा लेती है। अब रायना का कैरेक्टर है वो अलग ही है। अब वो ना उसे भूख लगती है, वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, तो वो उसे चॉकलेट देती है खाने को। देख रहे हो, ये देखो चॉकलेट देती है। अभी थोड़ी देर पहले अपने फियांसे के पोर्ट्रेट को किस कर रही थी, और अब एक भगोड़ा सोल्जर को, क्यूट लुकिंग है ना वो भी, तो उसको जो है वो उसे चॉकलेट देती है खाने को। अब वो जो है वो कहता है कि मैं तो ना जब बैटल फील्ड पे भी जाता हूँ ना, तो चॉकलेट तो हमेशा से ही थी भाई, चॉकलेट क्या अभी अभी आई है। वो कहता है कि मैं तो ना बैटल फील्ड पे भी जब जाता हूँ ना, मैं अपने जो मेरा एम्यूनेशन पाउच है, यानी कि जिसमें मैं गोला बारूद रखना चाहिए मुझे, मैं तो उसमें चॉकलेट रख के ले जाता हूँ। ये तो नए नए जो सोल्जर बनते हैं ना, ये गोला बारूद गोली लेके जाते हैं, मैं तो चॉकलेट लेके जाता हूँ बैटल फील्ड में। तो वो कहता है मैं तो स्विस हूँ, मैं कौन सा बुल्गारिया का हूँ, मैं तो स्विस हूँ। अब वो जो है ना रैना उसका मुंह देखती रह जाती है, उसे लगता है सैनिक ऐसे भी होते हैं। अब वो जो है रैना जो है अपनी मदर कैथरीन को, रैना की मदर का नाम है कैथरीन, रैना अपनी मदर को इन्फॉर्म करने के लिए जाती है कि मेरे कमरे में एक जो एक सोल्जर जो है वो आ गया है। अब वो ना बड़े आराम से बंदा किसी के यहाँ पर रिफ्यूज लेने के लिए आया है, वो थका हुआ है, और वो जो है सो जाता है, पैर पसारता है और सो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है मगर वो जगता ही नहीं है, और कैथरीन जब आती है तो रायना ना उसे जब देखती है सो रहा है, तो वो ना उसकी मदर कहती है, वो अपनी मदर से कहती है उठाओ मत पुअर डार्लिंग को, सोने दो बेचारे को। कैथरीन कहती है पुअर डार्लिंग, ये कब से पुअर डार्लिंग हो गया? और कैथरीन को जो है मतलब उसकी मदर बहुत सरप्राइज्ड कि वो पुअर डार्लिंग को सोने दो। अब एक्ट 1 खत्म होता है, एक्ट 2 शुरू होता है। तो एक्ट 1 तक अब ये मैंने जो जो चीजें बताई एक्ट 1 के बारे में, वहां तक पहले हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, पुअर डार्लिंग बेचारा, यू नो ठीक है, तो चलो पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है? चलिए एक क्विक रिवीजन है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो प्ले है ना, ये प्ले कितने एक्ट्स का है? हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन दिस प्ले? There are 3 acts. Tell me the genre of this play. इस प्ले का जॉनरा बताइए। जॉनरा का मतलब होता है कि कैटेगरी। इस प्ले मतलब इस प्ले को हम किस श्रेणी में रखते हैं? एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इट्स एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज रायना? हाउ ओल्ड इज रायना? She is 23 years old. Now tell me what is the nationality of Bluntschli? What is the nationality of Bluntschli? Swiss. Very good. कौन सा वॉर जो है वो चल रहा है? Which war is ongoing when this play begins? कौन सा वॉर चल रहा है? सर्बिया एंड बुल्गारिया। ये प्ले जो शुरू होता है वो उस समय जो ईयर है, और वो बताइए ये प्ले जब शुरू होता है वो ईयर और मंथ बताइए। ईयर और मंथ 1885, बिल्कुल सही, एंड नवंबर। वेरी गुड, 1885 नवंबर। वेरी गुड। ये प्ले सबसे पहली बार स्टेज कब करा गया था? ये प्ले कब स्टेज करा गया था? दैट इज ये एवेन्यू थिएटर में कब करा गया था? 1894। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक यानी कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, रायना की
मदर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रायनास मदर? कैथरीन, वेरी गुड। एंड रायना के जो फियांसे है उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रायनास फियांसे? दैट इज सर्जियस, वेरी गुड। यहाँ तक अब सबसे पहले अब ये जो है, और रायना के जो बेड चैम्बर से जो पर्वतों की चोटियां दिख रही हैं, उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन? यस, दैट इज बाल्कन्स, वेरी गुड। यानी कि सुन रहे हैं सब, बहुत अच्छी बात है। ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब एक्ट सेकंड पे आते हैं, ठीक है? यहाँ तक कहानी समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ठीक है। चलो अब सेकंड पे बढ़े। एक्ट सेकंड शुरू होता है 1886 में, मतलब ये 6 मार्च। भाई पहला जो था वो नवंबर 1885 था। अब जो दूसरा एक्ट शुरू होता है वो 1886 में शुरू होता है, 6 मार्च में। यानी कि काफी लंबा समय बीत गया है, दिसंबर, यानी कि 4 महीने बीत चुके हैं, ठीक है? तो 1886 6 मार्च में ये शुरू होता है, और ये मेजर पेटकॉफ का घर है, और बड़ी बढ़िया सी जो है फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग है। मेजर पेटकॉफ जो है वो युद्ध से लौट आए हैं, क्योंकि युद्ध जो है वो खत्म हो गया है। सर्जियस भी वापस आ गया है, लेकिन सर्जियस खुश नहीं है, क्योंकि उसको युद्ध के बावजूद प्रमोशन नहीं मिला है। हालांकि वो युद्ध जीत गए हैं, लेकिन उन्हें पता है, बुल्गारिया वाले युद्ध जीत गए हैं, मगर उन्हें यह पता है कि उन्होंने सही तरीके से युद्ध जो है वो नहीं जीता है। उसको ये पता है, पेटकॉफ। और ये ना एक ट्रीटी जो है वो साइन हो जाती है, एक पीस, शांति जो है वो, शांति की जो अपील है वो, एक शांति जो ट्रीटी है, संधि जो है वो साइन हो जाती है। अब मेजर पेटकॉफ जो है और सर्जियस जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। उनके को भी ये खबर पता चली है कि कोई एक भगोड़ा सैनिक था, जिसे जो है बुल्गारिया में किसी औरत ने शरण दी थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ये शरण देने वाली और कोई नहीं, उनकी अपनी खुद की लड़की थी। और वो ये कहानी रायना और कैथरीन के सामने सुनाते हैं। सर्जियस सोच रहा है कि मुझे जो है ये छोड़ देना चाहिए जॉब। एक्ट सेकंड शुरू होता है 6 मार्च 1886 में, ठीक है? अब दिखाते हैं कि अब एक्ट सेकंड में दिखाते हैं सर्जियस और रायना अकेले हैं, और वो दोनों के दोनों आपस में प्रेम की बातें करते हैं। मार्च, हाँ जी मार्च, 6 मार्च, ठीक है? ये जो है अब रायना और सर्जियस अकेले हैं, दोनों आपस में प्रेम की बातें करते हैं, बहुत ही हाई फाई प्रेम की बातें, पवित्र प्रेम, जिसमें किसी प्रकार की कोई जो है फिजिकल जो टच या फिजिकल किसी प्रकार की कोई, मतलब दोनों अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे दोनों इतने पवित्र, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध चित्त के, शांत मन के लोग हों, और जिनके आसपास किसी प्रकार की कोई फीलिंग जो है वो फटकती ना हो, दोनों का प्रेम बहुत ही दैवीय हो, ऐसा दोनों के दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत ही दैवीय प्रेम, जैसे होता है ना कि जिसमें किसी प्रकार की कोई जो है वो नहीं होती, यर्निंग नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, वो दोनों आपस में ऐसे कहते हैं, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, इस तरीके का प्रेम, समझ गए ना तुम? ठीक है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, प्रिटेंड कर रहे हैं और कुछ ना कर रहे हैं, ठीक है? दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। अब क्या है, दोनों के दोनों बड़े दो है, हाँ बिल्कुल जो है वो प्रेम की, हाई प्रेम की बातें करते हैं, और उसके बाद वो चली जाती है रायना वहाँ से। हाँ जी, हाँ, अब वो वहाँ से चली जाती है रायना। अब उसके बाद जो होती है तभी लूका आती है। ये जो लूका है ना, ये बेहद खूबसूरत और बहुत ही, ये एक मेड सर्वेंट है, लेकिन ना ये नौकर होने के बावजूद, वो नौकरानी बनने के लिए उसका जो रहने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, मतलब वो भले ही उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन उसके जो बोलना चालना बिल्कुल जो है उसका ऐसा है, वो अपने आप को सर्वेंट नहीं समझती। हालांकि उसकी जो एंगेजमेंट, स्वैग है उसकी जो एंगेजमेंट है वो उसी घर के नौकर निकोला के साथ हुई हुई है। अब वो आती है, शी इज वेरी प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल है, और वो एक वॉलुप्चुअस जो है ना, राजकुमारी की तरह रहती है, वो आती है। और सर्जियस रायना को भूल कर, है ना, तो ये सर्जियस रायना अभी तो बहुत ऊंचे ऊंचे प्रेम की बातें कर रहे थे, और जैसे ही सर्जियस के सामने लूका आती है,
वो छोड़ पड़े रैना को और वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लूका के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और लूका जबकि उसकी एंगेजमेंट हुई हुई है निकोला के साथ, और मतलब खुद ही लूका ये सोचती है कौन सा वाला सर्जियस रियल है, ये जो अभी रायना के साथ जो है अफेयर वो उस हाई प्रेम की बात कर रहा था, या वो जो मेरे साथ अभी फ्लर्ट कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लूका के नैना में अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है कि तभी जब एक्ट सेकंड में ब्लांचेली जो है वो लौट कर आते हैं और कोट लेकर आए हैं। एक्चुअली जब ये वहां से निकला था तो रैना ने एक्ट 1 में अपने फादर का कोट उसे पहनने को दिया था, और जब वो उस कोट को पहनकर वो उनके घर से निकल गया था। अब वो 4 महीने बाद उस कोट को लौटाने के लिए आया है। कौन? ब्लंशली उस कोट को लौटाने के लिए आया है। और वो जो है जब कैथरीन, अब दोनों का दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, अब करें क्या इस आदमी को, क्या अब सबको पता चल जाएगा हमीद है वो जिन्होंने इसे छुपाया था। अब रायना जैसे उसे देखती है ना, उसे कहती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, मतलब कूद कर कहती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर उसे। तो निकोला जो है ना वो बचा लेता है ना। निकोला ना ये अजीब परिस्थिति को बचा लेता है, और कि अब वो कहते हैं कि वो ना चाहते हैं कि भाई कोट दे और निकल ले यहाँ से जल्दी यहाँ से निकल ले। अब मेजर पेटकॉफ जो है वो ब्लंशली को देख लेते हैं और उसे कहते हैं अरे आप आइए आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, खा पी कर जाइएगा, ऐसे मत जाइए। ब्लंशली कहता है, लेकिन ब्लंशली जो है ना वो रुकने को तैयार नहीं है। मगर ब्लंशली भी तब रुकते हैं जब रायना खुद कहती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर रुक जाओ ना, तो वो रुक जाते हैं। चॉकलेट क्रीम सोल्जर रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। किसके कहने पे रुकते हैं? वो रायना के कहने पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पर एक्ट 2 खत्म हो गया है। एक्ट 2 खत्म और अब हमारा एक्ट 3 शुरू होगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्ट 3, लेट्स फिनिश इट, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। अब एक्ट 3 शुरू होता है एकदम अभी, मतलब अभी शुरू हो जाता है ना, सब गोलमाल है, ठीक है। अब एक्ट 3 शुरू होता है लंच के बाद लाइब्रेरी में। एक्ट 3 शुरू होता है लंच के बाद लाइब्रेरी में, और ये लाइब्रेरी जो है वो एक कंफर्टेबल सा रूम है। मेजर पेटकॉफ जो है वो ब्लंशली से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, और वो कहते हैं कि वो बुल्गारियन के लिए प्लान बनाता है ब्लंशली। अब जब वो रायना के साथ अकेला होता है तो रायना उससे बात करना शुरू कर देती है, और रायना उससे कहती है कि वो रायना को कहता है तुम बहुत झूठ बोलती हो। तो कहता है तुमको कैसे पता चला मैं बहुत झूठी हूँ? और रायना उससे पूछती है, तो वो जो है कहता है तुम बहुत ज़्यादा झूठी हो। और इसके बाद एक और जो है वो घटना घटती है। रायना उससे कहती है कि मैंने ना तुम्हारे कोट की जेब में अपना एक फोटो डाला था जिसमें मैंने लिखा था टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अपना फोटो डाला था रायना ने, है कि यस ये कि मैं जो है कि मैंने अपना फोटो डाला था टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तुमने वो फोटो देखा? तो हद है ब्लंशली की। यूं कहता है फोटो? मैंने तो कोट की जेब में हाथ ही नहीं डाला, मुझे तो कोई फोटो नहीं मिला। तुम इस कोट को चेक कर सकती हो, तुम्हें वो फोटो उसमें रखा मिल जाएगा। हाय री किस्मत, लड़के ने तो देखा ही नहीं कि उसके अंदर फोटो भी था। अब रायना जो है वो उसको नहीं पता होता। मतलब ये है, दिस इज द शेयर। शॉ वाज एन आइकॉनिक्लास्ट। आइकॉनिक्लास्ट का मतलब होता है जो भ्रम तोड़ते हैं। तो शॉ ने भी इसमें भ्रम तोड़ा है कि जो है कि प्रेम ऐसा होता है, युद्ध भी ऐसा होता है। अब वो जो है अब इमेज ब्रेकर आइकॉनिक्लास्ट। अब यहाँ पर जो लूका है, सॉरी लूका जो है वो सर्जियस से कहती है ये ब्लंशली वही व्यक्ति है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में रायना के बेडरूम में छिपा था, और उसे कहती है कि ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा राइवल है। अब वो कहती है, सर्जियस ना उसको गुस्सा आ जाता है। सर्जियस ब्लंशली को कहता है आओ दोनों हम जो है लड़ाई करेंगे, वी विल हैव अ डुएल। तो ब्लंशली कहता है ऐसा है, मैं ना बिना बात के लड़ता नहीं हूँ, मैं पैसे लेके लड़ता हूँ, मैं बिना बात के नहीं लड़ता हूँ। तो तुम जाके बैठ जाओ, मैं नहीं लड़ता बिना पैसों के। तो बेचारा सर्जियस अपना समूह लेके रह जाता है क्योंकि वो लड़ता ही नहीं है वो। तो वो जो है अब वहां पर ब्लंशली कहता है विदाउट रीजन आई डोंट फाइट, मैं नहीं लड़ता।
अब लेटर जो है वो सर्जियस भी लड़ता, घनघोर बेइज्जती हो गई है। अब क्या वो क्या सोचता है कि भाई लड़ने के लिए दो रियल पर्सन का होना जरूरी है। अब ब्लैंचली जो है ना वो व्यक्ति नहीं है, ही इज अ मशीन। वो मशीन की तरह सोचता है, मशीन की तरह ही काम करता है। अब थोड़ी देर में सर्जियस जो है वो कहता है कि मेरे लिए जो सही पार्टनर है ना वो रायना नहीं है, दैट्स लूका। और लेकिन उसे जब पता चलता है कि लूका की एंगेजमेंट निकोला से हुई हुई है तो निकोला खुद ही कह देता है कि जी मैं तो जी इस लड़की के लायक ही नहीं हूँ। ये लड़की तो जो है वो बहुत ऊंचे परिवार में जो है वो जाने के लिए पैदा हुई है। मैंने तो उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए इससे एंगेजमेंट कर ली थी। आप कर लो जी शादी, इससे कर लो, सर्जियस से कह देता है। अब ब्लैंचली रैना से कहते हैं कि ब्लैंचली कहता है रैना से कि रैना ने उसे प्रोटेक्शन दी थी पिस्टल के पॉइंट पर। अब रैना एक 17 साल की लड़की है और रैना वो 34 का है। उसको तो ये भी नहीं पता कि वो जो है रैना को तो ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है ब्लैंचली की। अब जो है लेकिन जब रैना कूद के कहती है नहीं नहीं मैं 17 साल की नहीं हूँ, मैं 23 साल की हूँ, तो ब्लैंचली उससे शादी करने को मान जाती है कि चलो 17 साल की नहीं है, बच्ची नहीं है, 23 साल की है, तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ। अब रैना जो है अब वो जो है खुद ही कह देता है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, वो उसको हाथ जो है मांगता है। अब उसके फादर को ये चिंता होती है कि ये तो पैसे के लिए लड़ने वाला सोल्जर है, भला ये हमारी बेटी को वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे पाएगा जो हमने अपनी बेटी को दे रखा है। तो वो कहता है, अभी अभी उसके फादर की डेथ हुई है, अब वो कहता है कि उसके पास चेन्स ऑफ होटल्स हैं, He has chains of hotels in Switzerland। बहुत सारे उसके पास होटल्स हैं, बहुत सारा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा वो पैसे वाला है। तो रायना बड़ी इतरा के कहती है मैं तो अपनी चॉकलेट क्रीम सोल्जर से शादी करूंगी, ना कि प्रिंस ऑफ स्विट्जरलैंड से। मतलब देखो, मन मन मुस्कुराएं और ऐसे ही मूंड हिलाएं, वो वाला हाल है कि मैं तो अपनी चॉकलेट क्रीम सोल्जर से शादी करूंगी। बीच में मुझ मिल जाता है तो आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, यू नो। तो जो है रैना पहले तो मना करती हैं, फिर शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। कहती है कि भाई मैंने कोई स्विट्जरलैंड के एम्परर को अपना हाथ नहीं दिया है, मैंने तो अपनी चॉकलेट क्रीम सोल्जर को दिया है। ब्लैंचली कहता है सर्जियस से तब तक शादी मत करना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, हम दोनों साथ में ही जो है वो शादी करेंगे। और जो है वो 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद हम लोग शादी करेंगे। तो सर्जियस उसे जाते हुए देख रहा है, कह रहा है व्हाट अ मैन, इज ही अ मैन? क्या आदमी था, क्या वाकई आदमी था? और यहीं पर प्ले जो है वो खत्म हो जाता है। हाउ वाज द स्टोरी, डू लेट मी नो। कैसी लगी स्टोरी, जल्दी जल्दी बताओ कैसा लगा। मैम ये भी पूछेंगे कि हाँ ये एक्स के वो हैं, तो मैं अब बस बाकी का तुम्हें जो है 2 मिनट का टाइम दो मुझे। फनी था।